आकांक्षा पेशे से फैशन डिजाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि अपना भी काफी सामान था उसका, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। दिन भर सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने चेक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकी होने के कारण आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज सुनी, जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक्ड सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव उस कमरे में पहुंची तो आवाज अभी भी आ रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज का आना बंद हो गया था। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम मात्र था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। लाइट ऑफ करने के साथ ही वो आवाज वापस उसके कानों में आई। आकांक्षा को यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। उसने लाइट दोबारा जलाई और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, और उसके बाद न जाने उसको क्या सूझी कि सारे बबल रैप्स निकालकर उसने कमरे के बाहर डस्टबिन में फेंके। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो वापस गई तो उसने जमीन पर 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए बाहर चली गई। आकांक्षा का गला डर से सूख गया था। वो भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी मां का फोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और तब जाकर उसकी मां से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी मां को बताई, जिसे सुनकर मां ने कहा, बेटा इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। तू बस सुबह उठकर घर के हर एक कोने में कच्चे दूध के छींटे दे देना, और हो सके तो हर दिन ये करना। काफी देर अपनी मां से बात करने के बाद आकांक्षा को भी मन ही मन शांति मिली और आंखों में हल्की हल्की नींद खुलने लगी थी। तो उसने फोन रखा और सोने चली गई। घड़ी में अभी ज्यादा नहीं, बस 11 ही बजे थे। पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज तोड़ रही थी, और वो थी घड़ी की आवाज कि ठीक तभी घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा डरी हुई तो थी ही, पर क्या पता कौन हो दरवाजे पर। यही सोचकर वो दरवाजे तक गई। सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था, इसलिए अंदर मॉनिटर पे देखा तो लगा जैसे बाहर कोई औरत खड़ी है। बाहर अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कौन है ये देखने के लिए आकांक्षा ने दरवाजे के बाहर की लाइट जलाई। लाइट जलाई तो अब मॉनिटर पर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आकांक्षा ने जैसे ही बाहर की लाइट स्विच ऑफ की, उसे मॉनिटर पर फिर से बाहर खड़ी कोई औरत दिखाई दी, और साथ ही कानों में डोरबेल की आवाज। आकांक्षा को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी और पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखी जा रही थी। अब डोरबेल की आवाज और किसी के दरवाजे को थपथपाने की आवाज आकांक्षा एक साथ सुन पा रही थी, पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब टूटा जब उसके पॉकेट में रखा फोन बजा। फोन आकांक्षा की मां का था। आकांक्षा ने जैसे ही फोन उठाया
डोरबेल की आवाज और दरवाजे को थपथपाने की आवाज जैसे एक साथ बंद हुई। आकांक्षा ने अपनी मां को सारी बात बताई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अपने कमरे में जाओ और अब आज की रात कमरे से बाहर मत निकलना। आकांक्षा तुरंत कमरे में गई और उसने मां से कहा कि पर आपने इस टाइम पे फोन क्यों किया? तो मां ने कहा, न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा जैसे तू किसी मुसीबत में है, इसलिए तुझे फोन कर लिया। सारी रात आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन सुबह उठकर उसने पहले घर में कच्चे दूध के छींटे डाले और उसके बाद बेफिक्र होकर उसने सारा सामान अनपैक किया और दोपहर तक चीजें सेटल करके टीवी देखते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई का काम कंप्लीट करने के लिए बैठी थी। टीवी पर आकांक्षा का फेवरेट शो आ रहा था जिसे देखने में आकांक्षा इस कदर खो गई थी कि टीवी देखते देखते कब उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ गई पता ही नहीं चला। बस आई तो एक आवाज। आकांक्षा दौड़ती हुई वॉश बेसिन तक गई और नल खोलकर वॉश बेसिन में अपनी चोट लगी उंगली धो ही रही थी कि किसी ने वॉश बेसिन में उसकी उंगली को अंदर की तरफ खींचा। आकांक्षा ने पूरी कोशिश की पर वो अपनी उंगली छुड़ा नहीं पा रही थी। उल्टे कोई उसके शरीर पर पीछे से कुछ यूं दबाव बना रहा था कि वो वॉश बेसिन की ओर झुकती जा रही थी। आकांक्षा जोर जोर से चीख रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी खुद को उस पकड़ से अलग करने की, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई। तब तक जब तक कि उसके पॉकेट में पड़ा फोन न बजा। फोन बजते के साथ ही अब तक हो रही चीज आकांक्षा के साथ बंद हो गई थी और वो भागते हुए कमरे में गई। फोन उसकी मां का था। उसने अपनी मां को सारी बात बताई तो मां ने कहा, मैं 1-2 दिन में वहां पहुंचती हूं। आकांक्षा ने अपनी कटी हुई उंगली की मरहम पट्टी करी और उसने ये भी रियलाइज करा कि जिस कमरे में वो सोती है उस कमरे में उसके साथ अब तक कोई भी अजीब घटना नहीं घटी है। बस इस एक बात का सुकून था उसे। और दोपहर को वो सोने चली गई। पूरी दोपहर नींद लेते वक्त उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी। जब शाम को उसकी नींद खुली तो अपने एक हाथ में कैंची देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने पलंग के बगल में लाइट के स्विच को ऑन किया तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पूरे कमरे में बाल ही बाल बिखरे पड़े थे। आईने में जाकर उसने जब देखा तो उसके लंबे लंबे बाल जगह जगह से कटे हुए थे। वो पागलों की तरह चीख रही थी, रो रही थी। तभी उसकी मां का फोन आया। पूरी बात सुनकर मां ने कहा कि आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम जरूर कोई बुरा सपना देख रही होगी। मेरी मानो तो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि ये सब तुम्हारी सोच में है। जाकर आईने में खुद को देखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। आकांक्षा ने गुस्से में ही फोन डिस्कनेक्ट किया क्योंकि उसकी मां ही उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। न जाने उसे क्या सूझी कि वो उठकर आईने के सामने गई। जो उसने देखा वो उसे चौंकाने के लिए काफी था। आकांक्षा के बाल ठीक पहले के जैसे लंबे लंबे और घने थे। पलट के कमरे के फर्श और बिस्तर को देखा तो वहां कटे हुए बालों का कोई हिस्सा नहीं था। वो अपने सदमे से
उबर भी नहीं पाई थी कि पॉकेट में रखा उसका फोन दोबारा बजा। इस बार फोन आकांक्षा के डैड का था, जो उसकी आवाज सुनते के साथ ही समझ गए थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उनके पूछने पर आकांक्षा ने सारी बातें बताई और बताया कि कैसे मॉम नहीं होती तो वो इन्हीं मुसीबतों में अटकी रह जाती। आकांक्षा के डैड ने गुस्से से कहा, आकांक्षा, आकांक्षा, कितनी बार तुमको समझाऊंगा? 10 साल हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए। तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ये दिन ब दिन तुम्हारी बीमारी बनती जा रही है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। आकांक्षा ने रोते रोते फोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स लिस्ट चेक करी तो उसमें मां का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी उलझनों में आकांक्षा उलझी जा रही थी। जो कुछ भी यहां हुआ या हो रहा था, यह समझने की कोशिश करने लगी, पर समझ उसे कुछ नहीं आया। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज हो रही थी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी। इस आवाज के साथ और एक आवाज आकांक्षा ने दूसरे कमरे से आती हुई सुनी। हिम्मत तो नहीं हुई, पर फिर भी वो दूसरे कमरे में गई। आवाज अब भी आ रही थी। आकांक्षा ने कमरे की लाइट जलाई तो आवाज तो बंद हुई, पर नजर जब जमीन पर गई तो वहां 2 परछाइयां थी। ये देखकर आकांक्षा दौड़ती हुई अपने कमरे में भागी और अपने कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि उसका फोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और तब जाकर मां से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई, सारी बात अपने मां को बताई, जिसे सुनकर मां ने कहा, बेटा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। इंसान का दिमाग वही सच मानता है जिसको वो खुद सच मानना चाहता है। आकांक्षा की यह हालत या तो उसकी बीमारी थी या उसकी दिमागी उपज, क्योंकि उसकी मां की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता है।